सभी भाइयों को नमस्कार। SEZ एक्ट के अंतर्गत स्पेशल इकोनॉमिक जोन का गठन किया जाता है। इस जोन में स्थापित इकाइयों को कुछ विशेष छूट सरकार द्वारा प्रदान की जाती है ताकि इन इकाइयों को फॉरेन फाइनेंशियल एड मिल सके, देश के एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिल सके तथा देश की बेरोजगारी समस्या को भी कम किया जा सके। मुझे तथा मेरे अनेक साथियों को SEZ यूनिट के व्यापारिक कार्य प्रणाली के संबंध में कोई विशेष जानकारी नहीं थी, अतः मेरे द्वारा SEZ यूनिट तथा EOU यूनिट की व्यापारिक कार्य प्रणाली के संबंध में प्रावधानों का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है। अध्ययन के समय एक तथ्य यह सामने आया कि SEZ यूनिट पर SEZ एक्ट लागू होता है, अतः इस प्रकार की इकाइयों को SEZ एक्ट के पालन करने की बाध्यता है। मेरे द्वारा वीडियो में इस बिंदु को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि क्या SEZ एक्ट के प्रावधान GST एक्ट के प्रावधान के ऊपर लागू होंगे या फिर GST एक्ट के प्रावधान SEZ एक्ट के प्रावधानों के ऊपर सुपरसीड करेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा सुने ताकि मेरे द्वारा किए गए प्रयासों को ठीक से सुना जा सके तथा यदि मेरे विचारों में कोई गलती प्रकट हो या आपका कोई सुझाव हो तो मुझे उस सुझाव या उस गलती से 9012631620 या 9837652179 पर अवश्य अवगत कराएं तथा इस वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर भी अवश्य क्लिक कर दें ताकि नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें तथा इस वीडियो को क्लिक करने के बाद अपने दोस्तों आदि में शेयर भी कर दें ताकि मुझे और अधिक प्रोत्साहन मिलता रहे। मेरे द्वारा ब्लॉग का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेक्स्ट वर्जन देखने के लिए कृपया इस ब्लॉग के लिंक का अवलोकन करने का कष्ट करें। अब प्रश्न यह आता है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ किसे कहते हैं। SEZ समझने के लिए यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसके लिए यह माना जाता है कि यह भारत के बाहर स्थित है और SEZ को कोई भी सप्लाई एक्सपोर्ट के बराबर होती है और ऐसी सप्लाई पर 0 रेट की दर से GST लगता है, जिसे GST एक्ट के अंतर्गत 0 रेटेड सप्लाई कहा गया है। वास्तव में स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ एक ही देश में एक ऐसा क्षेत्र होता है जो एक ही देश के भीतर अन्य क्षेत्रों की तुलना में विशिष्ट आर्थिक नियमों के अधीन होता है। SEZ के आर्थिक नियम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI के लिए अनुकूल होते हैं। FDI से तात्पर्य किसी एक देश के व्यक्ति या फर्म द्वारा दूसरे देश में स्थित किसी बिजनेस में इंटरेस्ट से होता है। जब कोई देश या कोई व्यक्ति SEZ में व्यापार करता है तो आमतौर पर उसके लिए एडिशनल इकोनॉमिक एडवांटेज होते हैं, जिसमें टैक्स इंसेंटिव तथा कम टैरिफ की दर से भुगतान शामिल होता है। अब SEZ या SEZ डेवलपर का क्या अर्थ होता है, इस संबंध में अध्ययन करेंगे। GST एक्ट के सेक्शन 2 के सबसेक्शन 19 के अनुसार स्पेशल इकोनॉमिक जोन का अर्थ वही होगा जैसा कि SEZ एक्ट 2005 के सेक्शन 2 के सबसेक्शन ZE में दिया गया है। इस परिभाषा के परिप्रेक्ष्य में अब हमें SEZ एक्ट तथा CGST एक्ट के अंतर्गत कुछ डेफिनेशंस पर एक नज़र डालनी आवश्यक हो गई है। SEZ एक्ट 2005 के सेक्शन 2ZA के अनुसार स्पेशल इकोनॉमिक जोन का तात्पर्य प्रत्येक उस स्पेशल इकोनॉमिक जोन से है जो सेक्शन 3 के सबसेक्शन 4 तथा सेक्शन 4 के सबसेक्शन 1 के अंतर्गत अंतिम रूप से नोटिफाई किया गया हो, जिसमें ट्रेड फ्री जोन तथा वेयर हाउसिंग जोन भी शामिल है तथा एक एग्जिस्टिंग स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी शामिल है। SEZ एक्ट 2005 के सेक्शन 2 के सबसेक्शन ZB के अनुसार राज्य सरकार का अर्थ उस राज्य सरकार से है जिसमें एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित किया जाना है या स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।
SEZ एक्ट 2005 के सेक्शन 2I के अनुसार डोमेस्टिक ट्रैफिक एरिया DTA का अर्थ पूरे भारत से है, जिसमें क्षेत्रीय जल तथा महाद्वीपीय शेल्फ भी शामिल हैं, परंतु इसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन के क्षेत्र शामिल नहीं हैं। SEZ एक्ट 2005 के सेक्शन 2O के अनुसार इंपोर्ट का अर्थ निम्न प्रकार से है। क्लॉज 1, भारत या देश के बाहर किसी स्थान से किसी यूनिट या डेवलपर द्वारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर कोई सामान या कोई सर्विस प्राप्त करना, चाहे वे भौतिक रूप से या अन्यथा रूप से लाई जाए। या क्लॉज 2, किसी दूसरी यूनिट से या उसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन या अलग स्पेशल इकोनॉमिक जोन के यूनिट से या डेवलपर से माल या सेवाएं प्राप्त करना। SEZ एक्ट 2005 के सेक्शन 2M के अनुसार एक्सपोर्ट का अर्थ निम्न प्रकार से है। क्लॉज 1, किसी SEZ से लैंड या समुद्र या एयर या किसी अन्य विधि द्वारा भारत से बाहर सामान ले जाना या सेवाएं प्रदान करना। क्लॉज 2, डोमेस्टिक ट्रैफिक एरिया DTA से किसी यूनिट या डेवलपर को सामान की सप्लाई करना या सेवाएं प्रदान करना। क्लॉज 3, एक ही या किसी दूसरे अन्य स्पेशल इकोनॉमिक जोन में एक यूनिट या डेवलपर को सामान की सप्लाई करना या सेवाएं प्रदान करना। क्योंकि हमें इस संबंध में अध्ययन करना है कि GST एक्ट के प्रावधान SEZ एक्ट के प्रावधान के ऊपर लागू होंगे या इसके विपरीत SEZ के एक्ट के प्रावधान GST एक्ट के ऊपर प्रभावी होंगे। आइए अब हम GST एक्ट के प्रावधानों के ऊपर भी नजर डालते हैं। IGST एक्ट 2017 के सेक्शन 2 के सबसेक्शन 5 के अनुसार ग्रामेटिकल वेरिएशन एंड कोजेंट एक्सप्रेशन के अंतर्गत एक्सपोर्ट का अर्थ है भारत से भारत के बाहर किसी माल को भेजना। IGST एक्ट 2017 के सेक्शन 2 के सबसेक्शन 6 के अनुसार एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का अर्थ है किसी सर्विस की सप्लाई करना जहां सप्लायर ऑफ सर्विस भारत में स्थित हो, रिसिपेंट ऑफ सर्विस भारत के बाहर स्थित हो, प्लेस ऑफ सर्विस भारत के बाहर स्थित हो, सप्लायर ऑफ सर्विस द्वारा ऐसी सर्विस का भुगतान कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में प्राप्त किया गया हो, जहां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अनुमति दे दी गई है वहां भारतीय रुपये में प्राप्त किया गया हो, तथा सप्लायर ऑफ सर्विस तथा रिसिपेंट ऑफ सर्विस दोनों सेक्शन 8 के एक्सप्लेनेशन फर्स्ट के अंतर्गत एक डिस्टिंक्ट पर्सन की प्रतिष्ठान नहीं है। सेक्शन 8 के एक्सप्लेनेशन फर्स्ट निम्न प्रकार से है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट वेयर ए पर्सन हैज एन एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया। जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है कि SEZ एक्ट 2005 के अनुसार एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का अर्थ कुछ अलग है। इसी प्रकार SEZ एक्ट के अनुसार इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विस का अर्थ भी कुछ भिन्न है। IGST एक्ट के सेक्शन 2 के सबसेक्शन 10 के अनुसार ग्रामेटिकल वेरिएशन एंड कोजेंट एक्सप्रेशन के अंतर्गत इंपोर्ट ऑफ गुड्स का अर्थ है भारत के बाहर से भारत के अंदर किसी माल को लाना। इसी प्रकार IGST एक्ट के सेक्शन 2 के सबसेक्शन 11 के अनुसार इंपोर्ट ऑफ सर्विस का अर्थ है सर्विस की ऐसी सप्लाई जहां सप्लायर ऑफ सर्विस भारत के बाहर स्थित है, रिसिपेंट ऑफ सर्विस भारत में ही स्थित हो तथा प्लेस ऑफ सर्विस भी भारत में ही स्थित हो। IGST एक्ट के सेक्शन 2 के सबसेक्शन 20 के अनुसार स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर का वही अर्थ होगा तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 के सेक्शन 2G के अंतर्गत दिया गया है। इसमें क्लॉज D में परिभाषित अथॉरिटी एवं सेक्शन 2F में परिभाषित को डेवलपर भी शामिल हैं। अब हम GST एक्ट के अंतर्गत SEZ यूनिट को एग्जेम्पशन के संबंध में विचार करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 64/2017 कस्टम्स डेटेड 5 जुलाई 2017 जारी करके नोटिफाई किया है कि
ऑथराइज्ड ऑपरेशन के लिए SEZ यूनिट या SEZ डेवलपर द्वारा सभी मालों के आयात पर एग्जेम्पशन प्राप्त होगी। अब प्रश्न यह उठता है कि SEZ के संबंध में इंपोर्ट क्या होता है तथा ऑथराइज्ड ऑपरेशन क्या होता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि SEZ एक्ट के सेक्शन 51 में कहा गया है कि SEZ एक्ट के अलावा किसी भी अन्य कानून में कोई भी असंगत बात होते हुए SEZ एक्ट के प्रावधान प्रभावकारी होंगे, अर्थात GST एक्ट के प्रावधान SEZ एक्ट के प्रावधानों के सुपरसीड नहीं कर सकते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में इंपोर्ट का अर्थ जैसा कि ऊपर बताया गया है निम्न प्रकार से होगा। भारत या देश के बाहर किसी स्थान से किसी यूनिट या डेवलपर द्वारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर कोई सामान या कोई सर्विस प्राप्त करना, चाहे वह भौतिक रूप से या अन्यथा रूप से लाई जाए, या नंबर 2 किसी यूनिट से किसी उसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन या अलग स्पेशल इकोनॉमिक जोन के यूनिट या डेवलपर से माल या सेवाएं प्राप्त करना। इस प्रकार SEZ यूनिट से DTA डोमेस्टिक ट्रैफिक एरिया तक किसी भी माल की सप्लाई को आयात माना जाएगा और रिसिपेंट द्वारा रिवर्स चार्ज बेसिस पर कर योग्य होगा। अब SEZ के अंतर्गत ऑथराइज्ड ऑपरेशन किसे कहते हैं? SEZ यूनिट या SEZ डेवलपर द्वारा ऑथराइज्ड ऑपरेशन का संचालन किया जा सकता है, अर्थात जिन ऑपरेशंस के लिए डेवलपर को SEZ एक्ट के सेक्शन 4 के सबसेक्शन 2 के अंतर्गत उसे ऑथराइज किया गया है तथा SEZ यूनिट को SEZ एक्ट के सेक्शन 15 के सबसेक्शन 9 के अंतर्गत उसे ऑथराइज किया गया है और SEZ डेवलपमेंट कमिश्नर द्वारा लेटर ऑफ अप्रूवल में जिसका वर्णन किया गया है। अब जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है, एक्सपोर्ट का अर्थ निम्न प्रकार से है: किसी SEZ से लैंड, समुद्र या एयर या किसी अन्य विधि द्वारा भारत से भारत के बाहर सामान ले जाना या सेवाएं प्रदान करना। नंबर 2, डोमेस्टिक ट्रैफिक एरिया DTA से किसी यूनिट या डेवलपर को सामान की सप्लाई करना या सेवाएं प्रदान करना। क्लॉज 3, एक ही या किसी दूसरे अन्य स्पेशल इकोनॉमिक जोन में एक यूनिट या डेवलपर को सामान की सप्लाई करना या सेवाएं प्रदान करना। इसलिए SEZ में किसी भी रिसिपेंट को गुड्स या सर्विस या दोनों का सप्लायर निम्नलिखित लाभ उठा सकता है। IGST एक्ट के अनुसार IGST का भुगतान किए बिना बॉन्ड या LUT के अधीन सप्लाई करना और ITC के क्रेडिट का दावा करना, या IGST एक्ट का IGST का भुगतान करने के बाद माल का सप्लाई करना और भुगतान किए गए टैक्स का रिफंड का दावा करना। अब हम एक्सपोर्ट एंड सप्लाई टू SEZ के संबंध में GST का रिफंड का संबंध में विचार करेंगे। इस संबंध में SEZ एक्ट का सेक्शन 7 निम्न प्रकार से है: किसी भी गुड्स या सर्विस का निर्यात या आयात या डोमेस्टिक एरिया से खरीद स्पेसिफाइड इकोनॉमिक जोन की यूनिट द्वारा या एक डेवलपर द्वारा ऐसी टर्म्स, कंडीशंस एंड लिमिटेशन के अधीन जैसी निर्धारित की जा सकती हैं, फर्स्ट शेड्यूल में दिए गए सभी अधिनियमों के अधीन सभी प्रकार के टैक्सेस, ड्यूटीज एंड सेस के भुगतान से एग्जेम्प्ट होंगी। इस प्रकार SEZ एक्ट के अनुसार डोमेस्टिक ट्रैफिक एरिया DTA से SEZ में किसी यूनिट को सप्लाई फर्स्ट शेड्यूल में दिए गए सभी अधिनियमों के अधीन सब प्रकार के टैक्सेस, ड्यूटीज और सेस के भुगतान से एग्जेम्प्ट होगी। SEZ एक्ट के सेक्शन 26 के अनुसार प्रत्येक डेवलपर या एंटरप्रेन्योर के लिए एग्जेम्पशन, ड्रॉबैक एंड कंसेशन के प्रावधान हैं। कृपया ब्लॉग के लिंक से इनका अवलोकन करने का कष्ट करें। इसकी क्लॉज G निम्न प्रकार से है:
exemption from levy of taxes on sale or purchase of goods other than newspaper under Central Sales Tax Act 1956 if such goods are meant to carry on the authorized operation by developer or entrepreneur। SEZ रूल्स 2006 के रूल 5 का सब रूल 5 निम्न प्रकार से है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना के लिए किसी भी प्रस्ताव की सिफारिश से पहले राज्य सरकार का यह प्रयास होगा कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन की प्रत्येक यूनिट या डेवलपर को निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। क्लॉज ए, यूनिट या डेवलपर द्वारा ऑथराइज्ड ऑपरेशन को चलाने के लिए आवश्यक वस्तुओं पर तथा डोमेस्टिक ट्रैफिक एरिया में एक यूनिट द्वारा बेचे गए सामानों पर स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए स्टैंप ड्यूटी और टैक्स सहित स्टेट एंड लोकल टैक्सेस, लेवीज एंड ड्यूटीज से छूट अर्थात एग्जेम्पशन, सिवाय उस सामान के जो डोमेस्टिक ट्रैफिक एरिया से प्रिक्योर करके वैसा ही बेचा जाता है। SEZ अमेंडमेंट रूल्स 2018 द्वारा SEZ रूल्स 2006 के रूल 5 के सबसेक्शन 5 को अमेंड किया गया है तथा स्टेट एंड लोकल टैक्सेस के बाद स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स बढ़ा दिए गए हैं। SEZ अमेंडमेंट रूल्स 2018 द्वारा SEZ रूल्स 2006 के रूल 11 के सब रूल 11 में भी अमेंडमेंट किया गया है तथा सर्विस टैक्स के स्थान पर शब्द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स, सर्विस टैक्स एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स रख दिए गए हैं। इस प्रकार SEZ एक्ट के साथ साथ IGST एक्ट के तहत निर्यात तथा SEZ को सप्लाई जीरो रेटेड सप्लाई है। जीरो रेटेड सप्लाई का मतलब है कि एंटायर सप्लाई चेन ऑफ ए पर्टिकुलर जीरो रेटेड सप्लाई इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST। हालांकि एग्जेम्प्टेड सप्लाई के मामले में केवल आउट पर ही छूट है तथा इनपुट साइड पर GST लागू होने के कारण एप्लीकेबल होगा। अब हम GST रिफंड ऑन एक्सपोर्ट के संबंध में विचार करेंगे। एक व्यक्ति जिसके पास GST के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन है वह जीरो रेटेड सप्लाई करने पर GST एक्ट के प्रावधानों के अनुसार GST रिफंड को क्लेम करने का पात्र होगा, जिसके लिए उसके पास दो विकल्प उपलब्ध हैं। नंबर 1, IGST का पेमेंट किए बिना बॉन्ड या LUT के अधीन गुड्स या सर्विस की सप्लाई करना तथा CGST, SGST या UTGST या IGST के अनयूटिलाइज्ड ITC का रिफंड का दावा करना। नंबर 2, IGST का पेमेंट करने के बाद गुड्स या सर्विस सप्लाई करना तथा पेमेंट किए गए टैक्स के रिफंड का दावा करना। GST एक्ट के अंतर्गत रिफंड का दावा करने के लिए GST एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी चाहिए। एक्सपोर्ट गुड्स को ले जाने वाले वाहन के पर्सन इंचार्ज को एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट भरना चाहिए या एक एक्सपोर्ट रिपोर्ट भरनी चाहिए जिसमें नंबर एंड डेट ऑफ शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट दर्शाया जाना चाहिए। एप्लीकेंट द्वारा फॉर्म GSTR3 या GSTR3B में रिटर्न दाखिल करनी चाहिए। एक बार शिपिंग बिल, एक्सपोर्ट जनरेशन मैनिफेस्ट EGM या वैलिड रिटर्न दाखिल करने पर रिफंड की एप्लीकेशन पूर्ण हो जाएगी और रिफंड का प्रोसेस शुरू माना जाएगा। सर्विस एक्सपोर्टर्स के मामले में रिफंड क्लेम के साथ साथ एक स्टेटमेंट जिसमें नंबर एंड डेट ऑफ इनवॉइस तथा संबंधित बैंक वसूली प्रमाण पत्र भी दाखिल करना चाहिए। अब प्रश्न यह उठता है कि एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट क्या होता है। एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट एक डॉक्यूमेंट होता है जिसे कस्टम डिपार्टमेंट के मालवाहक द्वारा दायर किया जाना मैंडेटरी होता है। इस डॉक्यूमेंट का उपयोग सरकारी अधिकारियों द्वारा निर्यात के प्रमाण के रूप में किया जाता है। सीमा शुल्क अधिकारी EGM के आधार पर शिपिंग डॉक्यूमेंट पर
एक्सपोर्टर्स को सर्टिफाई प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट जारी करते हैं। अब हम जीएसटी के संबंध में प्रोविजनल रिफंड के संबंध में विचार करेंगे। जीएसटी एक्ट के अनुसार जीरो रेटेड सप्लाई करने वाला टैक्सेबल पर्सन रिफंड के दावे का 90% प्रोविजनल रिफंड का पात्र होगा। रिफंड क्लेम के एक्नॉलेजमेंट से 7 दिन के अंदर फॉर्म जीएसटी RFD 04 में दावेदार के नाम पर पेमेंट एडवाइस के साथ जारी किया जाएगा। जीएसटी प्रोविजनल रिफंड को जीएसटी पोर्टल पर टैक्सेबल पर्सन के बैंक अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिकली क्रेडिट किया जाना चाहिए। किसी रिफंड का दावा करने वाले व्यक्ति को प्रोविजनल रिफंड की अनुमति नहीं दी जाएगी यदि जिस टैक्स पीरियड के लिए रिफंड संबंधित है उससे 5 वर्ष की अवधि से पहले इस एक्ट के अंतर्गत या इससे पहले के एक्ट के अंतर्गत उस पर किसी अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया हो। अंत में मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आप द्वारा अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इसे सब्सक्राइब करने के बाद अपने जानकारों में भी शेयर कर दें ताकि हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। धन्यवाद सहित।